आज हम सीखेंगे बंद आकृतियों का परिमाप। टीना ने एक नया रुमाल खरीदा। उसे इस रुमाल को सजाने के लिए इसके किनारों पर लेस लगानी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि उसे कितनी लंबाई की लेस आवश्यक होगी। क्या आप बता सकते हैं कि वह लेस की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकती है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। एक तरीका यह है कि वह एक धागा ले, इसे रुमाल के किसी एक कोने पर लगाए और किनारे के अनुदिश धागा रखते हुए फिर से उसी कोने पर आ जाए जहां से धागा लगाया था। अब वह कह सकती है कि उसे इस धागे की लंबाई के बराबर लेस की लंबाई आवश्यक होगी। रूलर या टेप की सहायता से वह इस धागे की लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में ज्ञात कर सकती है। इस तरह से यह वह कह सकती है कि उसे 60 सेंटीमीटर लंबाई वाली लेस आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि इस रुमाल के सभी किनारों की कुल लंबाई 60 सेंटीमीटर है। इस तरह किसी आकार के किनारे किनारे का एक पूरा चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी को उस आकार का परिमाप यानी पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर यह ग्रीक शब्द पेरी और मेट्रॉन से बना है, जिसमें पेरी का अर्थ है चारों तरफ और मेट्रॉन का अर्थ है मापन। इस तरह से परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई है, अर्थात किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। हमें परिमाप की समझ कई स्थितियों में सहायता करती है, जैसे किसी किसान को अपने खेत के चारों ओर बाड़ यानी फेंस लगाने के लिए कितनी लंबाई का तार आवश्यक होगा, यह पता करने के लिए उसे खेत का परिमाप ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने घर के चारों ओर एक चारदीवारी बनाना चाहता हो तो उसे यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि चारदीवारी की कुल लंबाई कितनी होगी, यानी परिमाप क्या होगा, जिससे कि वह चारदीवारी बनाने का खर्चा पता कर सके। चलिए कुछ उदाहरणों से परिमाप को और अच्छे से जानें। इस आकार को देखिए। दिए मापों की सहायता से क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि इस आकार का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इस आकृति के परिसीमा के अनुदिश चलते हुए ज्ञात करना होगा कि हम एक पूर्ण चक्कर में कितनी दूरी तय करते हैं। इस तरह से यह हम कह सकते हैं कि इस आकृति का परिमाप सभी रेखाखंडों की लंबाइयों का योग है, यानी कि आकृति का परिमाप 9 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 9 सेंटीमीटर बराबर 38 सेंटीमीटर है। दिखाए गए पार्क की चारदीवारी के चारों ओर बाड़ लगाने का कुल खर्च 30,960 रुपए है। बाड़ लगाने की प्रति मीटर दर ज्ञात कीजिए। यह बाड़ लगाने की प्रति मीटर दर ज्ञात करने के लिए हमें पार्क के किनारों की कुल लंबाई ज्ञात करनी होगी, यानी कि परिमाप ज्ञात करना होगा, और फिर कुल खर्च को इस परिमाप से भाग देना होगा। तो चलिए पहले परिमाप ज्ञात करते हैं। यह पार्क का परिमाप बराबर सभी किनारों की लंबाई का योग बराबर 310 मीटर धन 400 मीटर धन 85 मीटर धन 200 मीटर धन 350 मीटर धन 140 मीटर धन 450 मीटर बराबर 1935 मीटर। बाड़ लगाने की प्रति मीटर दर बराबर कुल खर्च बटे पार्क का परिमाप बराबर 30,960 रुपए बटे 1935 मीटर बराबर 16 रुपए प्रति मीटर। तो आज हमने सीखा बंद आकृतियों का परिमाप। आज हम सीखेंगे सम आकृतियों का परिमाप। हम जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति को एक बहुभुज यानी पॉलीगॉन कहते हैं।
जब बहुभुज की सभी भुजाएं समान माप की हो तो ऐसे बहुभुज को हम समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे वर्ग यानी स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु पंचभुज यानी रेगुलर पेंटागन इत्यादि। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी आकृतियों का परिमाप यानी पेरीमीटर कैसे पता किया जा सकता है। मान लीजिए हमें 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा कि इसके लिए आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई क्या होगी। पता करने के लिए हमें वर्गाकार फोटो का परिमाप ज्ञात करना होगा। आपको याद होगा कि किसी आकार के किनारे किनारे चलते हुए तय की गई दूरी को उस आकार का परिमाप कहते हैं। इस तरह से इस वर्गाकार फोटो का परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर धन 16 सेंटीमीटर धन 16 सेंटीमीटर धन 16 सेंटीमीटर बराबर 64 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि भुजा की लंबाई को 4 बार जोड़ा है। इसी को हम भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर लिख सकते हैं, जिससे हमें इस वर्गाकार फोटो का परिमाप प्राप्त होगा 16 गुणा 4 बराबर 64 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई को उसके भुजाओं की संख्या से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। अब इस समबाहु त्रिभुज एबीसी को देखिए। इसमें सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर है, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C है। चलिए इसका परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग है, यानी कि AB धन BC धन AC। लेकिन इस स्थिति में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए हम BC और AC के स्थान पर AB लिख सकते हैं। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर AB धन AB धन AB बराबर 3 गुणा AB लिखा जा सकता है। इस तरह से हम एक वर्ग की तरह एक समबाहु त्रिभुज के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि इसका परिमाप उसकी भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा एक भुजा की लंबाई है। अब आप वीडियो रोककर एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। इसी तरह समषड़भुज यानी रेगुलर हेक्सागोन का परिमाप बराबर 6 गुणा एक भुजा की लंबाई होगी। इस तरह किसी भी समबहुभुज का परिमाप बराबर उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई होता है। तो आज हमने सीखा सम आकृतियों का परिमाप। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे सम आकृतियों के परिमाप से संबंधित उदाहरण। एक समषड़भुज यानी रेगुलर हेक्सागोन का परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात कीजिए यदि उसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि समषड़भुज 6 समान लंबाई वाली भुजाओं से बना एक समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन है। मधुमक्खियों के एक छत्ते में समषड़भुज देखे जा सकते हैं। चूंकि समबहुभुज का परिमाप बराबर बहुभुज के भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि समषड्भुज का परिमाप बराबर 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। चूंकि एक भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसलिए समषड्भुज का परिमाप बराबर 6 गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर है। अगला उदाहरण, एक सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टोगोन का परिमाप 368 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें ज्ञात है कि एक सम बहुभुज के लिए सम बहुभुज का परिमाप बराबर बहुभुज के भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई होती है। एक सम अष्टभुज की 8 बराबर भुजाएं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम अष्टभुज का परिमाप बराबर 8 गुणा एक भुजा की लंबाई। इस तरह से एक भुजा की लंबाई बराबर सम अष्टभुज का परिमाप विभाजित 8 बराबर 368 सेंटीमीटर विभाजित 8 बराबर 46 सेंटीमीटर, यानी कि अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 46 सेंटीमीटर है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई आकृति में समान भुजाओं वाले 4 वर्गों यानी स्क्वायर्स से मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। इस उदाहरण में हमें दिया गया है कि बड़े वर्ग ABCD का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। हमें यह ज्ञात है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा एक भुजा की लंबाई, यानी यहाँ वर्ग ABCD का परिमाप 4 गुणा AB है। चूंकि एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा करने पर हमें वर्ग का परिमाप प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग के परिमाप को 4 से विभाजित करने पर हमें एक भुजा की लंबाई प्राप्त होगी, यानी AB बराबर वर्ग ABCD का परिमाप विभाजित 4 बराबर 40 सेंटीमीटर विभाजित 4 बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग ABCD के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। अब आकृति को देखकर हमें पता चलता है कि AB बराबर AP धन PB। चूंकि दर्शाई गई आकृति में समान भुजाओं वाले 4 वर्गों यानी स्क्वायर से मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP बराबर PB, इसलिए AB बराबर AP धन AP बराबर 2 गुणा AP लिखा जा सकता है। इस तरह से AP बराबर AB विभाजित 2 होगा। चूंकि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए AP बराबर 10 सेंटीमीटर विभाजित 2 बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। सभी छोटे वर्गों की भुजाएं समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से बड़े वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर और छोटे वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो आज हमने देखे सम आकृतियों के परिमाप से संबंधित उदाहरण। आज हम सीखेंगे क्षेत्रफल क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक कागज पर एक आकृति बनाई है। हम देखते हैं कि यह आकृति इस कागज का कुछ क्षेत्र घेर रही है। कोई आकृति कितना क्षेत्र घेरती है, इसे हम उस आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं, या हम कहेंगे बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। सवाल यह है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यह आकृति कितना क्षेत्र घेरती है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम आकार के क्षेत्र की तुलना ऐसे वर्ग से करते हैं जिसकी भुजा की लंबाई इकाई दूरी या मात्रक दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस जितनी है। जैसे 1 मिलीमीटर भुजा वाला वर्ग, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग,
1 मीटर भुजा वाला वर्ग इत्यादि। हम ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई यानी 1 स्क्वायर यूनिट लेते हैं, जिसे संक्षेप में 1 स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है। जैसे 1 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, जिसे हम 1 स्क्वायर मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसे हम संक्षेप में 1 स्क्वायर मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर इस प्रकार निरूपित करते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ हम इस आकार की तुलना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्ग से करें और ज्ञात करें कि यह आकार 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले वर्ग से कितने गुना बड़ा है। इसके लिए हम एक वर्गांकित पेपर या ग्राफ पेपर का सहारा लेंगे। यहाँ इस वर्गांकित पेपर पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं। हम एक ट्रेस पेपर लेकर इस पर दर्शाई गई बंद आकृति की बाहरी सीमा यानी रूपरेखा खींच लेंगे। अब हम ट्रेस पेपर को वर्गांकित कागज पर रखेंगे। अब हम पता करेंगे कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग इस आकृति का क्षेत्र ढक रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुल 6 वर्ग इस आकृति के संपूर्ण क्षेत्र को ढक रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति का क्षेत्र 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र से 6 गुना बड़ा है। चूंकि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकार का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि 6 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से हम किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस आकृति का क्षेत्र इकाई दूरी की भुजा वाले कितने वर्ग ढकते हैं, यह पता कर प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए, नीचे दी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह आकृति का क्षेत्र 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 वर्गों ने ढक लिया है, इसलिए इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। आज हमने सीखा क्षेत्रफल क्या है। अगले वीडियो में सीखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिपाटी। हम सीखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिपाटी। क्या आप इस आकृति का क्षेत्रफल बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। यहाँ हम देखते हैं कि आकृति का संपूर्ण क्षेत्र इकाई दूरी के वर्गों द्वारा नहीं ढका गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल मापने के लिए हमें एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सहायता करती है। आइए इसे हम समझें और साथ ही साथ इस आकार का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग इकाई लिया जाता है। इस आकृति में इकाई दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए इस आकृति में पूरे वर्गों की गिनती करें। हम सबसे ऊपरी पंक्ति से शुरुआत कर प्रत्येक पंक्ति में बाएं से दाएं जाएंगे और पूरे वर्गों की गिनती करेंगे। यह हम दर्शाए प्रकार से करेंगे। इस तरह से आकृति में पूरे वर्गों की संख्या 9 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 9 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि दर्शाए गए प्रत्येक वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है, इसलिए हम इनके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर देंगे। इस तरह से आधे से कम वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 0 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ कुल 5 वर्ग है जिनका आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आधे से अधिक वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ ऐसे कुल 4 वर्ग हैं, इसलिए आधे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा आधा स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह से आकृति का कुल क्षेत्रफल है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 0 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस चित्र को देखिए। यदि यहाँ दर्शाए वर्गांकित पेपर पर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए और अपने अध्यापक से चर्चा करके अपना जवाब सही है या गलत यह पता कीजिए। तो आज हमने सीखा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिपाटी। आज हम सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में हमने सीखा कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। हमने यह भी जाना कि आकृति का संपूर्ण क्षेत्र इकाई भुजा वाले कितने वर्गों को घेरता है, वह संख्या उस आकृति का क्षेत्रफल बताती है। चलिए आज जानेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले इस वर्ग को देखिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे। इस कागज पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं। इस तरह से इसके प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे संक्षेप में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम इस वर्ग की प्रतिकृति एक वर्गांकित पेपर पर बनाएंगे। पिछले एक वीडियो में हमने क्षेत्रफल मापने के लिए एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सीखी है। वीडियो रोककर इसे याद कीजिए। चलिए इसकी सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को एक वर्ग इकाई यानी 1 स्क्वायर यूनिट लिया जाता है। हम देखते हैं कि इस आकृति में इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दर्शाए गए वर्ग में हम देखते हैं कि पूरे वर्गों की संख्या 25 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
25 वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 25 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इस आकृति में ऐसे वर्ग नहीं है। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ इस प्रकार के वर्ग भी नहीं है। नियम 4, जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ आधे वर्ग भी नहीं है। इस तरह से वर्ग का कुल क्षेत्रफल है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको क्या पता चलता है? सोचिए। अगर हम भुजा की लंबाई का उसी से गुणन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इस तरह से किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा का परिणाम है। इसे हम अलग प्रकार से भी समझ सकते हैं। ज्यामिति में हमने सीखा कि वर्ग एक आयत भी है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेकिन वर्ग के संदर्भ में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर भुजा की लंबाई लिख सकते हैं। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा लिखा जा सकता है, यानी कि वर्ग की भुजा का स्वयं से गुणन करने पर प्राप्त परिणाम उस वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो क्या अब आप 20 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है। इस तरह से यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल होगा 20 मिलीमीटर गुणा 20 मिलीमीटर बराबर 400 स्क्वायर मिलीमीटर। तो आज हमने सीखा वर्ग का क्षेत्रफल। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। हम देखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। एक शतरंज पट यानी चेसबोर्ड पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग यानी स्क्वायर्स बने हैं। ज्ञात कीजिए सभी वर्गों के कुल क्षेत्रफल यानी एरिया में से काले वर्गों का क्षेत्रफल कितना है। एक शतरंज पट पर काले और सफेद वर्ग बने होते हैं। सभी वर्गों की भुजा समान होती है। इस सवाल को हम अलग अलग प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए हमें बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी। शतरंज पट पर एक पंक्ति में 8 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है। इसलिए बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई 8 गुणा 3 यानी 24 सेंटीमीटर है। इस तरह से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर बराबर 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इस वर्ग का आधा क्षेत्र काले वर्गों द्वारा घिरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काले वर्गों का कुल क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल विभाजित 2 बराबर 576 स्क्वायर सेंटीमीटर विभाजित 2 बराबर 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा तरीका यह है कि पहले हम काले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो होगा
3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे कि पट्ट पर कितने काले वर्ग हैं। शतरंज के पट्ट पर एक पंक्ति में 8 वर्ग होते हैं और इसी तरह एक स्तंभ में 8 वर्ग होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पट्ट पर कुल 8 गुणा 8 बराबर 64 वर्ग है। इनमें से आधे सफेद वर्ग है और आधे काले वर्ग है। इस तरह से काले वर्गों की संख्या होगी 64 विभाजित 2 बराबर 32। अब हम कह सकते हैं कि काले वर्गों का क्षेत्रफल बराबर काले वर्गों की संख्या गुणा एक काले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 32 गुणा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, कुछ फूलों को पंक्तियों और स्तंभों में रखा गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही फूल थे जितने कि प्रत्येक स्तंभ में। यदि एक पंक्ति में 10 फूल होंगे तो ज्ञात कीजिए इस व्यवस्था के लिए कुल कितने फूलों का प्रयोग किया गया। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में 10 फूल है तथा प्रत्येक स्तंभ में भी 10 फूल है। इस तरह से यहाँ एक वर्गाकार व्यवस्था देखने मिलती है। इस समझ के साथ कुल फूलों की संख्या बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 है। अगला उदाहरण, एक वर्ग के भुजा की लंबाई 2 गुना की जाए तो ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा। कई बार ऐसे सवालों के जवाब हम बिना सोचे दे देते हैं। जैसे यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि भुजा की लंबाई 2 गुना हुई है, इसलिए क्षेत्रफल भी 2 गुना होगा, लेकिन यह समझ गलत है। यहाँ वर्ग ABCD है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। हम कह सकते हैं कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर AB गुणा AB है। अब अगर हम भुजा की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो इसका अर्थ होगा सभी भुजाओं की लंबाइयां 2 गुना होगी। चलिए इस नए वर्ग को हम AEFG इन शीर्षों से दर्शाएं। इस नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा बराबर AE गुणा AE। लेकिन हम जानते हैं AE की लंबाई AB की लंबाई से 2 गुना है। AE बराबर 2 गुणा AB। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग AEFG का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा AB गुणा 2 गुणा AB बराबर 2 गुणा 2 गुणा AB गुणा AB बराबर 4 गुणा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। यानी कि जब वर्ग की लंबाई 2 गुना की जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ता है। यह दिए सवाल का जवाब है। तो आज हमने देखे वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम सीखेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। हमने यह भी जाना कि आकृति के क्षेत्र की तुलना इकाई माप वाले वर्ग से करके आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आकृति द्वारा घेरे गए इकाई वर्गों की संख्या ही उसका क्षेत्रफल है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत को देखिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे। इस कागज पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं। इस तरह से
इसके प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे संक्षेप में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम इस आयत की प्रतिकृति इस वर्गांकित पेपर पर बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रफल मापने के लिए एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सीखी है। आइए इसकी सहायता से आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग इकाई यानी 1 स्क्वायर यूनिट लिया जाता है। इस आकृति में इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दर्शाए गए आयत में हम देखते हैं कि पूरे वर्गों की संख्या 24 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 24 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ ऐसे वर्ग नहीं हैं। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ इस प्रकार के वर्ग भी नहीं हैं। नियम 4, जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ आधे वर्ग भी नहीं है। इस तरह से आयत का कुल क्षेत्रफल है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल को देखकर क्या आपको इनमें कोई संबंध नजर आता है? सोचिए सोचिए। हाँ, अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणन करेंगे तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होता है। क्या यह किसी भी आयत के लिए सत्य है? चलिए पता करें। इस आयत को देखिए। इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ वर्गों की कुल संख्या 63 है। यहाँ कोई भी वर्ग आधा, आधे से कम या आधे से ज्यादा नहीं है। इसलिए हम इस आयत का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है यह कह सकते हैं। यहाँ भी अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणन करें तो हमें आयत का क्षेत्रफल बराबर 9 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 63 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। अगर आपको परिणाम 391 स्क्वायर मीटर प्राप्त हुआ होगा तो इसका अर्थ है आप आयत के क्षेत्रफल को ठीक प्रकार से समझ गए। अब आप स्वयं अपनी कक्षा के दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज हमने सीखा आयत का क्षेत्रफल। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण। एक बूढ़े किसान के पास 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक खेत है। उसे इस खेत को अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में बराबर रूप से बांटना है। ज्ञात कीजिए चारों में से प्रत्येक व्यक्ति को खेत का कितना क्षेत्र मिलेगा। सबसे पहले चलिए जानते हैं हमें क्या दिया है और क्या पता करना है। बूढ़े किसान के पास 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक खेत है
जिसे उसे अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में बराबर रूप से बांटना है। इसका अर्थ यह है कि खेत के कुल 4 बराबर भाग करने हैं। इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया पता करके हम यह बता सकते हैं कि चारों में से प्रत्येक व्यक्ति को खेत का कितना क्षेत्र मिलेगा। इसे हम अलग अलग प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए पहले हम खेत के 4 बराबर भाग बनाएं। इसके लिए हम लंबाई को 2 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें लंबाई का मध्य बिंदु कोने से 200 मीटर बटे 2 बराबर 100 मीटर पर प्राप्त होगा। सम्मुख भुजाओं यानी अपोजिट साइड्स के मध्य बिंदु को जोड़कर हम खेत के 2 बराबर भाग बना लेंगे। इसी तरह चौड़ाई को 2 से विभाजित कर हमें चौड़ाई का मध्य कोने से 100 मीटर बटे 2 बराबर 50 मीटर पर प्राप्त होगा। अब अगर हम सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो दोनों रेखाखंडों से हमें खेत के कुल 4 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इसमें से प्रत्येक भाग की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए खेत के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर गुणा 50 मीटर बराबर 5000 स्क्वायर मीटर है। इस तरह से हमने दिए सवाल को हल कर लिया है। इसे हल करने का एक और तरीका भी है। क्या आप बता पाएंगे वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कितना क्षेत्र प्राप्त होगा यह ज्ञात करना है। इसलिए हम पूरे खेत का क्षेत्रफल पता करेंगे, जो होगा 200 गुणा 100 बराबर 20,000 स्क्वायर मीटर। चूंकि यह क्षेत्र 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा, इसलिए एक भाग का क्षेत्रफल होगा कुल क्षेत्रफल विभाजित 4, यानी कि 20,000 विभाजित 4 बराबर 5,000 स्क्वायर मीटर। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में मकान का नक्शा दर्शाया गया है। यदि इस नक्शे के मुताबिक घर में 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से टाइलें लगवाए जाए तो कुल कितना व्यय होगा? हमें इस सवाल का जवाब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मकान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस आकृति को हम इस प्रकार 2 आयतों में बांट सकते हैं। हम इन्हें नाम देंगे ABCD और DEFG। आयत ABCD की लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 20 फीट है और आयत DEFG की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। मकान के पूरे फर्श का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल धन आयत DEFG का क्षेत्रफल बराबर 25 गुणा 20 धन 40 गुणा 30 स्क्वायर फीट बराबर 500 धन 1200 स्क्वायर फीट बराबर 1700 स्क्वायर फीट। चूंकि मकान के पूरे फर्श का क्षेत्रफल 1700 स्क्वायर फीट है और 1 स्क्वायर फुट में टाइल लगवाने का व्यय 50 रुपए है, इसलिए 1700 स्क्वायर फीट में टाइलें लगवाने का कुल व्यय होगा 1700 गुणा 50 बराबर 85,000 रुपए। यह दिए सवाल का जवाब है। तो आज हमने देखे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण। आज हम सीखेंगे आयत का परिमाप। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किसी बंद आकृति के किनारे किनारे चलते हुए एक पूरा चक्कर लगाने में तय की जाने वाली दूरी को उस आकृति का परिमाप यानी पेरीमीटर कहते हैं। चलिए आज हम आयत के परिमाप को समझेंगे। आयत
यानी रेक्टेंगल 4 भुजाओं वाला एक ऐसा समांतर बहुभुज यानी पैरेललोग्राम है जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स समांतर यानी पैरेलल एवं बराबर यानी इक्वल होती है तथा सभी कोण समकोण यानी राइट एंगल होते हैं। जैसे आयत ABCD को देखिए, इसमें रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर, रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर, रेखाखंड CD बराबर 7 सेंटीमीटर और रेखाखंड DA बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं आयत ABCD का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। इस तरह से यहाँ आयत का परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DA बराबर 7 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब चलिए परिमाप ज्ञात करने के लिए एक और मजेदार विधि सीखें। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DA है। चूंकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी कि AB बराबर CD और BC बराबर DA, इसलिए हम CD और DA के स्थानों पर क्रमशः AB और BC का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आयत का परिमाप बराबर AB धन BC धन AB धन BC बराबर 2AB धन 2BC बराबर 2 गुणा AB धन BC है। लेकिन यहाँ आयत ABCD में भुजा AB आयत की लंबाई को दर्शाती है और भुजा BC आयत की चौड़ाई को दर्शाती है, इसलिए व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। चूंकि लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा 7 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 12 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो क्या अब आप बता पाएंगे कि अगर एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस स्थिति में आयत का परिमाप होगा 2 गुणा 14 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 16 सेंटीमीटर बराबर 32 सेंटीमीटर। तो आज हमने सीखा आयत का परिमाप। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे आयत के परिमाप से संबंधित उदाहरण। एक आयत जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर 230 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इस तरह से आयत का परिमाप विभाजित 2 बराबर लंबाई धन चौड़ाई है। चूंकि हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसी को लिख सकते हैं आयत का परिमाप विभाजित 2 ऋण चौड़ाई बराबर लंबाई, या इसी को हम इस प्रकार लिखेंगे लंबाई बराबर आयत का परिमाप विभाजित 2 ऋण चौड़ाई। इस तरह से लंबाई बराबर 230 सेंटीमीटर विभाजित 2 ऋण 55 सेंटीमीटर बराबर 115 सेंटीमीटर ऋण 55 सेंटीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर। इस तरह से आयत की लंबाई होगी 60 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण 90 मीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार यानी रेक्टेंगुलर मैदान के चारों ओर बाड़ यानी फेंस लगाने का व्यय 22 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि आयताकार मैदान की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे मापों की इकाई यानी यूनिट पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि यह लंबाई की इकाई मीटर में है और चौड़ाई की इकाई सेंटीमीटर में है, इसलिए
यहाँ हम दोनों मापों की इकाइयों को समान करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। हमें ज्ञात है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर 50/100 बराबर 0.5 मीटर है। अब हमें बाड़ बनाने की कुल लागत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैदान का परिमाप पता करना होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुना 90 मीटर धन 0.5 मीटर बराबर 2 गुना 90.5 मीटर बराबर 181 मीटर है। अब चूंकि 1 मीटर बाड़ का व्यय बराबर 22 रुपए है, इसलिए 181 मीटर बाड़ बनाने के लिए व्यय बराबर 181 गुणा 22 रुपए बराबर 3,982 रुपए है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई आकृति में समान लंबाई एवं समान चौड़ाई वाले 2 खेत दर्शाए गए हैं। ज्ञात कीजिए इनका कुल परिमाप क्या होगा। इस सवाल में हमें 2 आयताकार खेतों का कुल परिमाप ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि दोनों खेतों की लंबाइयां 1200 मीटर है तथा चौड़ाइयां 400 मीटर है। चलिए इन आयतों को नाम दे। यह है आयत ABCD और यह है आयत BEFC। इन दोनों आयतों को जोड़कर हमें एक बड़ा आयत AEFD प्राप्त होता है। हमें ज्ञात करना है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा। इसके लिए चलिए पहले हम आयत की कुल लंबाई ज्ञात करें। यहाँ इस आयत की कुल लंबाई होगी AB धन BE बराबर 1200 मीटर धन 1200 मीटर बराबर 2400 मीटर। इसी तरह यहाँ चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए बड़े आयत की चौड़ाई होगी 400 मीटर। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई है। इस तरह से आयत AEFD का परिमाप बराबर 2 गुना 2400 मीटर धन 400 मीटर बराबर 2 गुना 2800 मीटर बराबर 5600 मीटर। जरा सोचिए, यह दोनों खेतों का आकार बराबर है। अगर हम किसी एक खेत का परिमाप ज्ञात करके इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हमें दोनों खेतों का कुल परिमाप ज्ञात होगा। चलिए प्रयास करके देखें। यहाँ आयत ABCD का परिमाप होगा 2 गुना 1200 मीटर धन 400 मीटर बराबर 2 गुना 1600 मीटर बराबर 3200 मीटर। इस तरह से आयत AEFD का परिमाप होगा 2 गुना आयत ABCD का परिमाप बराबर 2 गुना 3200 मीटर बराबर 6400 मीटर। लेकिन यह सही नहीं होगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए। इसका कारण है कि इस स्थिति में हमने 2 आयतों की सभी भुजाओं का योग किया है, जिसमें अनजाने में हमने भुजा BC को भी 2 बार जोड़ लिया है। चूंकि भुजा BC इस बड़े आयत की परिसीमा यानी बाउंड्री पर नहीं है, इसलिए परिमाप का ज्ञात करते समय इस भुजा की लंबाई को जोड़ना गलत होगा। आप ऐसी गलतियों से जरूर बचें। आज हमने देखे आयत के परिमाप से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे इकाइयों में परिवर्तन, इनसे संबंधित उदाहरण तथा मिथ्या धारणा। आपके जीवन में आपने मेट्रिक प्रणाली यानी मेट्रिक सिस्टम का उपयोग कई सारे स्थानों पर देखा होगा, जैसे पेंसिल की 8 सेंटीमीटर लंबाई, सुई में दवाई की 5 मिलीग्राम मात्रा, डिब्बे में मिठाई की 500 ग्राम मात्रा इत्यादि। कई स्थितियों में हमें इकाइयों के परिवर्तन की जरूरत होती है। इसके लिए सारणी में व्यक्त किए दूरी यानी डिस्टेंस, भार यानी वेट और आयतन यानी वॉल्यूम की इकाइयों यानी यूनिट्स का परिवर्तन ज्ञात होना चाहिए। वीडियो रोककर आप इन परिवर्तनों को समझ सकते हैं। आइए अब इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखें। रोहन 2 रेखाखंडों का मापन कर रहा है। एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर
और दूसरे की 500 मिलीमीटर है, इनकी कुल लंबाई कितनी होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, दिए हुए प्रश्न में दोनों रेखाखंडों की इकाइयां यानी यूनिट्स अलग है। कुल लंबाई पता करने के लिए जरूरी है कि इन इकाइयों को समान करें। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। 30 सेंटीमीटर बराबर 30 गुना 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 300 मिलीमीटर। इकाइयां समान होने पर अब हम रेखाखंडों के नापों को जोड़ सकते हैं। इससे हमें रेखाखंडों की कुल लंबाई प्राप्त होगी 800 मिलीमीटर। इसी हल का अगर हमें सेंटीमीटर में परिवर्तन करना होगा तो क्या करेंगे? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 800 मिलीमीटर के 800 बटे 10 सेंटीमीटर होंगे, यानी कि 80 सेंटीमीटर। इस तरह से कभी भी छोटी इकाइयों में परिवर्तन करते समय गुना और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय विभाजन किया जाता है। अगला उदाहरण, अगर 2 किलोग्राम 250 ग्राम दवाई से 5 मिलीग्राम की गोलियां बनानी हो तो कितनी गोलियां बनेंगी? यहां भी हमें इकाइयां समान करनी होगी। दवाई की मात्रा 2 किलोग्राम और 250 ग्राम है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इस तरह से 2 किलोग्राम हुए 2000 ग्राम। इसे 250 ग्राम के साथ जोड़ने पर 2250 ग्राम प्राप्त होंगे। अभी भी इकाइयां समान नहीं है, यहाँ ग्राम को मिलीग्राम में परिवर्तन करना होगा। चूंकि 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम, इसलिए 2250 ग्राम होंगे 2250 गुना 1000 मिलीग्राम, यानी कि 22,50,000 मिलीग्राम। इस मात्रा से 5 मिलीग्राम की एक ऐसी गोलियां बनानी है, इसलिए गोलियों की संख्या इनका विभाजन कर प्राप्त की जा सकती है। इससे गोलियों की संख्या प्राप्त होगी 4,50,000। अब चलिए एक मिथ्या धारणा देखें। एक टंकी में 2000 लीटर पानी है। 2000 लीटर पानी को मिलीलीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? कई बार यह गलत समझ होती है कि छोटी इकाइयों में परिवर्तित करते समय विभाजन और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय गुना किया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। इसी तरह कई बार इकाई को नजरअंदाज कर दिया जाता है या इसमें गलतियां की जाती है। सही समझ यह है, छोटी इकाइयों में परिवर्तित करते समय गुना और बड़ी इकाइयों में परिवर्तन करते समय विभाजन किया जाता है। इससे सही जवाब प्राप्त होगा ऑप्शन दूसरा। तो आज हमने देखा इकाइयों में परिवर्तन, इससे संबंधित उदाहरण तथा मिथ्या धारणा। आज हम देखेंगे क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 6 मीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली लकड़ी की आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पट्टी का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा? कुछ बच्चे क्षेत्रफल ज्ञात करते समय इकाइयों यानी यूनिट्स पर ध्यान नहीं देते। वे इकाइयों को नजरअंदाज करते हैं और क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई में लंबाई और चौड़ाई के स्थानों पर संख्याओं को जैसे सवाल में दी है वैसे के वैसे लिखते हैं। इससे उन्हें क्षेत्रफल प्राप्त होता है 6 गुणा 4 बराबर 24। वे ऑप्शन 1 में यह संख्या देखते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ लंबाई मीटर में दी है जबकि चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है। हमें पहले दोनों मापों की इकाइयां समान करनी होगी। चूंकि यहाँ ऑप्शन में क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम दोनों मापों को सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर
इसलिए 6 मीटर बराबर 6 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। चूंकि चौड़ाई पहले से सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम इसे परिवर्तित नहीं करेंगे। इस तरह से लकड़ी की आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 600 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 600 गुणा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 4 गुना बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को 4 गुना बढ़ाया गया है, इसलिए क्षेत्रफल भी 4 गुना बड़ा होगा। इसलिए बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 4 गुना बढ़ाया जाए तो नई लंबाई होगी 4 गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर और नई चौड़ाई प्राप्त होगी 4 गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। अब नए आयत का क्षेत्रफल होगा 20 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर बराबर 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो हमें ज्ञात होगा कि नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में 160/10 बराबर 16 गुना बड़ा है। इस तरह से दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3। 36 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल के आयत कितने प्रकार से खींचे जा सकते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या हो? हमें ज्ञात है कि एक आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। इस तरह से यहाँ हमें ऐसी 2 पूर्ण संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 36 हो। इसके लिए हम 36 के गुणनखंड लिखेंगे। हम लिख सकते हैं 36 बराबर 36 गुणा 1 18 गुणा 2 12 गुणा 3 9 गुणा 4 6 गुणा 6। इस तरह यहाँ हमें संख्याओं के 5 युग्म प्राप्त होंगे। कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए वे सोचते हैं 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर एक आयत का माप नहीं हो सकता। इस तरह से वे सोचते हैं कि यहाँ कुल 4 युग्मों से ही आयत खींचा जा सकता है। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है, क्योंकि भले ही 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर एक वर्ग यानी स्क्वायर को दर्शाता है, लेकिन एक वर्ग भी एक आयत ही होता है। इसलिए यहाँ कुल 5 आयत बनेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे परिमाप से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। परिमाप यानी पेरीमीटर ग्रीक शब्द पेरी और मेट्रॉन से बना है, जिसमें पेरी का अर्थ है चारों तरफ और मेट्रॉन का अर्थ है मापन। इस तरह से परिमाप किसी आकार के चारों ओर की कुल दूरी है, अर्थात किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की
कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। चलिए परिमाप से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं देखें। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृति का परिमाप क्या होगा? कुछ बच्चे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई यह सूत्र किसी भी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल का परिमाप ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह से वे सोचते हैं कि यहाँ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में दर्शाए गए सूत्रों से दी गई आकृति का परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वे ऑप्शन 3 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में सिर्फ ऑप्शन 1 को देखते हैं और इसे सही मानकर ऑप्शन 1 जवाब दे देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, हम 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई यह सूत्र सिर्फ ऐसे चतुर्भुज के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिनकी सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर है, जैसे एक आयत यानी रेक्टेंगल। लेकिन जब सम्मुख भुजाओं का एक या दोनों युग्म बराबर न हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए दिए बहुभुज को देखिए। इस बहुभुज का परिमाप बराबर इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग है, यानी कि 4 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर बराबर 22 सेंटीमीटर है। अगर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमाप प्राप्त होगा 2 गुणा 8 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर या 2 गुणा 6 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमें परिमाप बराबर प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब सम्मुख भुजाओं का एक या दोनों युग्म बराबर न हो, तब इस सूत्र का प्रयोग करना गलत है। इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 5 मीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयताकार रिबन का परिमाप क्या होगा? कुछ बच्चे परिमाप ज्ञात करते समय इकाइयों पर ध्यान नहीं देते। वे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इस सूत्र में संख्याओं को वैसे के वैसे रखते हैं, जिससे उन्हें 2 गुणा 5 धन 4 बराबर 18 परिणाम प्राप्त होता है। वे ऑप्शन 1 में यह संख्या देखते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ लंबाई मीटर में दी है, जबकि चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है। हमें पहले दोनों मापों की इकाइयां समान करनी होगी। चूंकि यहाँ ऑप्शन में दी संख्याएं मीटर में दी है, इसलिए हम दोनों मापों को मीटर में परिवर्तित करेंगे। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 1/100 मीटर बराबर 4/100 मीटर या 0.04 मीटर, यानी कि लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 0.04 मीटर। चूंकि इकाइयां बराबर है, इसलिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र की सहायता से रिबन का परिमाप बराबर 2 गुणा 5 मीटर धन 0.04 मीटर बराबर 2 गुणा 5.04 मीटर बराबर 10.08 मीटर है। इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, रस्सी से एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाया और फिर उसी रस्सी से एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाया गया, तो ज्ञात कीजिए क्या दोनों स्थितियों में आकारों का परिमाप भिन्न होगा? कुछ बच्चों की समझ बन जाती है कि अगर आकार बदल जाता है तो परिमाप भी बदल जाएगा, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ दोनों आकार एक ही रस्सी से बने हैं। दी जानकारी को ठीक से न समझने के कारण ऐसी गलती होती है। चूंकि दोनों स्थितियों में एक ही रस्सी का प्रयोग किया गया है
और रस्सी की लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए दोनों आकारों का परिमाप भी समान ही रहेगा। यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। तो आज हमने देखी परिमाप से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।